Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is evolution. In today's class, we will study about different examples of natural selection and three main types of natural selection. Okay students, in the previous video we studied about various theories of organic evolution. स्टूडेंट्स हमने डार्विनिज्म पढ़ा और जिसमें हमने देखा कि डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला. व्हाट डज इट मीन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दैट नेचर जो है वो उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है आउट ऑफ द पॉपुलेशन विच आर हैविंग यूजफुल वेरिएशंस एंड विच आर बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट. जो लेस अडेप्टेड होते हैं, लेस फिट होते हैं, वो जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद हमने न्यू डार्विनिज्म में देखा, न्यू डार्विनिज्म ने जो था उसने नेचुरल सिलेक्शन को बोला कि नेचुरल सिलेक्शन जो है इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. Differential reproduction means कि those members which are best adapted to the environment, they reproduce at a higher rate and they produce more offspring as compared to those which are less adapted. So जो best adapted हैं, जिसने nature में, environment में अपने आप को adjust कर लिया है, वो ज़्यादा reproduce करेगा, higher rate पे reproduce करेगा, ज़्यादा offspring produce करेगा और ज़्यादा contribute करेगा genes to the gene pool. ठीक है. और जो लेस एडेप्टेड इंडिविजुअल होंगे, जो फ्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीन पूल में वो बहुत ही कम होगा. स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल सिलेक्शन को और क्लियर करने के लिए उसके कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके साथ हम नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है नेचुरल सिलेक्शन का, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज़म. इंडस्ट्रियल मेलानिज़म बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए. और इसको हमने स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको डार्विनिज्म कराया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. सो इंडस्ट्रियल मेलानिज़म का क्या मतलब है? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑन द पेपर्ड मॉथ. सो यहाँ पर हम एक मॉथ की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पर आपको दो तरह के मॉथ दिख रहे हैं, एक वाइट है और एक जो है वो ब्लैक है. वाइट मॉथ जो है दैट इज़ बिस्टन बेटुलेरिया. यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा है. सो वाइट वाला जो है वो कौन सा मॉथ है? बिस्टन बेटुलेरिया. और जो डार्क कलर का मॉथ है दैट इज़ बिस्टन कार्बोनेरिया. सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि जो आपके जो ब्लैक मॉथ हैं उन्हें हम मेलेनिक फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि वो डार्क कलर के हैं, और जो वाइट हैं उनको हम नॉन मेलेनिक फॉर्म बोलते हैं. सो यहाँ पर क्या है, ये अर्ली पार्ट जो थे 19th सेंचुरी के, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही हूँ इसको क्लियर करने के लिए. तो जो अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में क्या था कि जो इंग्लैंड जो था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो बहुत कम था. तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो क्लीन था, उसमें कोई भी किसी भी तरह का जो स्मोक था, सूट था, नहीं था. तो वहाँ पे जो ये वाइट मॉथ है दैट इज़ बिस्टन बेटुलेरिया. सो ये मॉथ जो था, जो वहाँ पे ओक ट्रीज़ थे उनके ऊपर लाइकेंस ग्रो करते थे और उनके ऊपर ये वाइट मॉथ जो था वो रेस्ट करता था. और इसके प्रीडेटर्स इसको देख नहीं पाते थे क्योंकि लाइकेंस भी वाइट हैं और मॉथ भी वाइट है. तो इसको ये एक तरह से ये फेवर मिलता था और उसको ये बेनिफिट मिलता था. लेकिन जो डार्क कलर का मॉथ है जो कि मेलेनिक फॉर्म है विच इज़ बिस्टन कार्बोनेरिया, तो उसको क्या था, उसको फेवर नहीं मिल रहा था. तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी? पॉपुलेशन उसी की ज़्यादा होगी जो सर्वाइव करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा अपने प्रीडेटर से. सो ये जो बिस्टन बेटुलेरिया था वो लाइकेन कवर्ड जो ट्रंक्स थे वहाँ पे ये रेस्ट करता था और इसकी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी. नाउ व्हाट हैपन्स? अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी व्हेन देयर वाज नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंग्लैंड, सो जो ग्रे या वाइट मॉथ है दैट इज़ बिस्टन बेटुलेरिया, वो वेल अडेप्टेड था टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटरी बर्ड्स. ठीक है, सो वो रेस्ट करता था. देन विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब इंग्लैंड के अंदर जब वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज़ आई,
ठीक है। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ क्या हुआ, स्मोक पार्टिकल रिलीज हुए इंडस्ट्री से, चिमनी से जो धुआं आया, तो धुआं से क्या हुआ, तो जो लाइकेंस थे, लाइकेंस वहाँ पे किल हो गए, बिकॉज लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। जब लाइकेंस किल हो गए और जो ट्री के जो ट्रंक्स थे वो डार्क हो गए, अब क्या हुआ, जो बिस्टन बेट्युलेरिया था वो बहुत डिस्टिंक्ट हो गया प्रीडेटरी बर्ड्स को, क्योंकि अभी जब डार्क के ऊपर कोई भी वाइट चीज़ आप देखोगे, कंट्रास्ट देखोगे, तो वो विजिबल हो जाएगा, तो उसके जो चांसेस थे सर्वाइव करने के वो कम हो गए। लेकिन जो डार्क कलर का मॉथ था, बिस्टन कार्बोनेरिया, उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जो डार्क मॉथ था जैसे सूट कवर एरिया में, और उसकी वो अपने प्रीडेटरी बर्ड से वो एस्केप हो गया क्योंकि वो ब्लैक कलर का था। तो स्टूडेंट, ये जो आप रिप्लेसमेंट देख रहे हो, ये डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ये जो रिप्लेसमेंट है लाइट कलर्ड मॉथ का बाय डार्क कलर्ड मेलेनिक स्पीशीज, मेलेनिक जो डार्क है ड्यू टू मेलेनिन है, जो डार्क कलर्ड लाइट कलर्ड मॉथ का डार्क कलर मॉथ से जो रिप्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक, दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो नेचर ने किसको फेवर किया, नेचर ने फेवर किया मेलेनिक मॉथ को। सो मेलेनिक मॉथ जो था उसने रिप्रोड्यूस करना शुरू करा मोर सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। सो ज़्यादा अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और वो जो है ज़्यादा जीन्स कंट्रीब्यूट करेगा टू द जीन पोल। सो नेचर फेवर्स द ब्लैक मॉथ टू सर्वाइव बिकॉज ब्लैक मॉथ जो था वो डार्क बैकग्राउंड के साथ वो मैच कर रहा था। सो जो लाइट मॉथ था दैट इज रिप्लेस्ड बाय डार्क कलर्ड मॉथ। सो नेचर जो था उसने फेवर करा मेलेनिक मॉथ्स को टू रिप्रोड्यूस मोर बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन फॉर देयर अडेप्टेशन इन द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है। सो ये शो कर रहा है कि ये जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको नेचर ने भी फेवर करा, राइट, एंड enables the organism to adapt to a particular environment which increases its chances of survival. So this is an example of natural selection. ठीक है। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो बिस्टन बेट्युलेरिया, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थे इंग्लैंड में तो क्या सिचुएशन था आपके पास, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, यस, सो ये फर्स्ट केस है बिस्टन बेट्युलेरिया, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, पोल्यूशन नहीं था, एनवायरनमेंट क्लीन था, तो ये आप देख सकते हो लाइकेंस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं ट्रीज़ के ऊपर। सो लाइकेंस जो है वाइट है, उसके ऊपर जो बिस्टन बेट्युलेरिया है वो रेस्ट कर रहा है, पर वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो तो कॉमोफ्लेज हो रहा है, लाइट कलर की ट्रंक के ऊपर लाइट कलर का मॉथ है, ठीक है। लेकिन जब पोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज आए बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड बिकॉज ऑफ द सूट, व्हाट हैपन, जो ट्री का जो ट्रंक था वो क्या हो गया, सारा का सारा ट्रंक जो है वो डार्क हो गया। जब ट्रंक डार्क हुआ तो ये आपका बिस्टन बेट्युलेरिया या आपको उसके जो प्रीडेटरी बर्ड्स थे उनको ये विजिबल होने लग गया, ठीक है। जब ये इसको विजिबल होगा तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग गई। लेकिन ये दूसरा मॉथ है दैट इज़ डार्क कलर्ड मॉथ, इसका नाम क्या है, बिस्टन कार्बोनेरिया। सो बिस्टन कार्बोनेरिया जो था वो डार्क बैकग्राउंड पे ये डार्क था तो इसको फेवर मिला। सो ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है लाइट कलर्ड मॉथ की बाय डार्क कलर्ड मॉथ, दैट इज मेलेनिक स्पीशीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आई होप स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, रेजिस्टेंस टू डीडीटी। व्हाट इज़ डीडीटी बच्चे, डीडीटी क्या है, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जिसको हम मॉस्किटोज़ को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले क्या था, जब हम डीडीटी को यूज़ नहीं करते थे तो जो डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज़ थे उनका जो नंबर था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ क्या थे, उनका नंबर जो था वो लेस था, लेकिन जो सेंसिटिव मॉस्किटोज़ थे उनका नंबर क्या था, वो मोर था। ये तब सिचुएशन थी जब हम डीडीटी जो है व्हेन इट वाज नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। बट व्हेन डीडीटी का यूज़ जब स्टार्ट हुआ एज एन इंसेक्टिसाइड, सो व्हाट हैपन, जो रेजिस्ट कर रहे थे मॉस्किटोज़ डीडीटी को, उनको एडवांटेज मिल गया एज़ कम्पेयर टू अदर वन जो कि सेंसिटिव थे। जब हमने डीडीटी यूज़ करना शुरू किया, जो डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज़ होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन जो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ हैं उनको क्या हो रहा है, उनको एक एडवांटेज मिल रहा है।
they had a competitive advantage over their counterparts. तो ये जो DDT रेजिस्टेंट जो थे वो उनकी जो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी थी वो स्प्रेड होगी, वही सेम डिफरेंशियल रिप्रोड्यूस करेंगे, मोर मेंबर्स प्रोड्यूस करेंगे. तो जो मॉस्किटो का पॉपुलेशन है दैट इज डोमिनेटेड बाय DDT रेजिस्टेंट वन. सो दिस इज अनदर, इसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन भी बोलते हैं स्टूडेंट. ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का भी एक एग्जाम्पल है. डायरेक्शनल सिलेक्शन हो रही है जब एक को बेनिफिट मिल रहा है, जैसे हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में देखा कि एक को बेनिफिट मिल रहा है, जो आपका बिस्टन जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो रहा है, उसका नंबर रिड्यूस हो रहा है. बेनिफिट किसको मिला? बिस्टन कार्बोनेरिया को मिला या मेलेनिक फॉर्म को मिला. सो ये भी जो आप रेजिस्टेंट टू DDT का आप देख रहे हो, तो ये भी इसको भी हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं कि मीन्स एक डायरेक्शन में फेवर हो रहा है. सो बेनिफिट जो है वो किसको मिल रहा है? बेनिफिट जो है किसी एक को मिल रहा है. लाइक यहाँ पे जो DDT रेजिस्ट कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया रेजिस्टेंस टू DDT. दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आप A लिख लो, वन स्पेलिंग इज A है. सो सिकल सेल एनीमिया जो है दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया में क्या है? ये एक डिसऑर्डर है. आप देख सकते हो कि जो RBCs हैं उनका शेप चेंज हो जाता है और RBCs जो हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं. सिकल शेप्ड होने से हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है. तो जब RBCs जो हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है. सो इसमें जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्ट हो जाती है. कैसे डिफेक्ट होती है? जो हीमोग्लोबिन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन. तो इसमें जो हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है उसमें क्या होता है? एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है. ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलाइन अमाइनो एसिड. ठीक है. डिफेक्ट इसमें कैसे डिसऑर्डर आ रहा है? जो बीटा चेन है उसमें जो ग्लूटामिक एसिड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन अमाइनो एसिड. ठीक है. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर सिकल सेल एनीमिया. सो उससे क्या होगा? जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसमें RBC सिकल शेप्ड हो जाते हैं और जो पर्सन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और यंग एज में बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी जो है पर्सन की डेथ हो जाती है. सो जो पर्सन जो है वो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है तो उसका वो होमोजाइगस कंडीशन जो होगी, जैसे हम उसको HBS लिखते हैं. सो ये होमोजाइगस कंडीशन है. सो होमोजाइगस कंडीशन जो है उसमें इंडिविजुअल डाई हो जाता है एट एन अर्ली स्टेज. तो बच्चे इसमें हमारे पास कैरियर्स भी होते हैं. कैरियर्स क्या होंगे? जैसे HBS और HB. सो ये जो है वो कैरियर है. सो कैरियर्स जो होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है. स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि जो मोस्टली जो पर्सन्स जो हैं जो सिकल सेल एनीमिया पर्सन्स विद सिकल सेल एनीमिया जो हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन दोज एरियाज लाइक जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन है. ठीक है. मलेरिया बहुत कॉमन, जहाँ पे मलेरिया कॉमन है वहाँ पे ये जो कैरियर्स हैं इनका जो नंबर है ट्रॉपिकल एरियाज़ में वो मोर है. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? बच्चे जो ये कैरियर्स हैं, आई विल राइट इट अगेन, कैरियर्स का जीनोटाइप क्या होगा? इसमें दिस इज HBS एंड HB, ये कैरियर है. कैरियर्स जो होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया. ये मलेरिया को रेजिस्ट कर रहे हैं. होमोजाइगस कंडीशन में तो डेथ हो गया, लेकिन जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उसमें क्या है? ये क्यों मलेरिया को रेजिस्ट करते हैं? बिकॉज इसमें जो है कुछ RBCs जो हैं वो कौन सी शेप के हैं? सिकल शेप के हैं. और जो मलेरिया का कॉजल एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम है. प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कहाँ पूरा कर रहे हैं? लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट RBCs में कंप्लीट होता है. तो जो कैरियर्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन क्योंकि सिकल शेप्ड है इसलिए जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता. राइट. अगर उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? मलेरिया नहीं होगा. तो जो कैरियर्स होंगे HBS HB जो कैरियर्स हैं सिकल सेल के वो मलेरिया से बच जाएंगे. ठीक है. सो हम ये बोलेंगे कि कैरियर्स जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे मलेरिया को. दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया. राइट. सो नेचर ने क्या करा? नेचर ने प्रिजर्व करा इट अलॉन्ग विद द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द मलेरिया अफेक्टेड एरियाज.
ठीक है। सो इसमें जो है, जो कोई पर्सन जो होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस में क्या है, वो सिकल सेल हो गया, तो उस वहाँ पर जो उसका जीन्स का लॉस हो रहा है वो बैलेंस जो है उसको मेंटेन हो गया विद द गेन ऑफ दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो ये जो एग्जांपल है बच्चे, इसको हम एक बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। बैलेंसिंग सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी तरह से एक चीज़ का जो लॉस हो रहा है वो दूसरी चीज़ जो है वो उसको पूरा कर रही है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द माइक्रोब्स। हमें पता है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स एक केमिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे कोई हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स होता है अगेंस्ट लिविंग थिंग, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। सो लिविंग थिंग को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेनिसिलियम रखा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक एंटीबायोटिक की डोज लेना शुरू करते हैं तो कुछ सेंसिटिव बैक्टीरियाज जो हैं वो मर गए, लेकिन जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। सो चांस होगा कि ये जो इंडिविजुअल्स जो हैं जो रेजिस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा, उनको एडवांटेज मिल जाएगा। जब हम कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो माइक्रोब्स होंगे उनको एडवांटेज मिल जाएगा ओवर देयर काउंटर पार्ट्स, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। जैसे हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखा, जैसे हमने डीडीटी का केस देखा, सेम यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो भी एक एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने आई थिंक स्टूडेंट आपको नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स समझ आ गए होंगे और नेचुरल सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और इसमें हमने 3 टाइप्स करने हैं नेचुरल सिलेक्शन के। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन, second is known as stabilizing selection and third is known as disruptive selection, ठीक है। सो इसमें आप ग्राफ्स देख रहे हो कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में किस तरह से ग्राफ जो है ये आपकी ओरिजिनल सिचुएशन और किस तरह से ग्राफ जो है वो एक डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। ग्राफ जो है वो एक एक्सट्रीम को फेवर कर रहा है, एक साइड पे जा रहा है, ठीक है। सो इसमें एक फॉर है, वन एक्सट्रीम ट्रेस्ट को फेवर कर रहा है, अगेंस्ट किसके है, दूसरे को उसने अगेंस्ट हो गया, दूसरा करेक्टर बिल्कुल नहीं आएगा। देखो जैसे हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म करा तो उसमें क्या हो गया, जो बिस्टन जो फर्स्ट वाला बिस्टन था बेट्यूलेरिया वो तो ख़त्म हो गया और नेचर ने किसको फेवर करा, बिस्टन कार्बोनेरिया को फेवर किया। सो वो किसका एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था डायरेक्शनल सिलेक्शन का, राइट। सो नेचर जो है वो एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर रहा है ओवर द अदर एक्सट्रीम। सो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लॉन्ग विगी टेल्स थे, दे लुक लाइक अ स्नेक, ठीक है, और प्रीडेटर्स को स्केयर करा। द लॉन्गर द टेल द मोर इट लुक्स लाइक अ स्नेक, जितना ज़्यादा लॉन्ग आया तो उसको फेवर हो गया और ये वाला जो था वो ख़त्म हो गया। सेकेंड जो था इसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें जो एवरेज करेक्टर होगा, ये जैसे आप देखो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर एक एक्सट्रीम है और यहाँ पर दूसरा एक्सट्रीम है और सेंटर में क्या है, एवरेज है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मीन्स होती है कि एवरेज जो होता है वो सिलेक्ट होता है एज कम्पेयर टू बोथ द एक्सट्रीम्स। दो साइड्स पे दोनों एक्सट्रीम्स होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो जो एवरेज होगा वो सिलेक्ट होगा इन द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। सो जो कोई ओवर स्पेशलाइज्ड करेक्टर है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एवरेज या जो नॉर्मल फिनोटाइप होगा उसका नेचर जो है वो सिलेक्शन करेगा, उसको फेवर करेगा, और जो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन वाले केस होते हैं उसको वो एलिमिनेट कर देता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, सपोज ये जैसे कैट है, इसकी बहुत शॉर्ट टेल है और ये वाली कैट जो है इसका बहुत लॉन्ग टेल है, तो शॉर्ट जो होगी वो उसको शॉर्ट टेल उसका मैसअप बैलेंस में उसको प्रॉब्लम दे रही है, लॉन्ग टेल जो है वो ग्राउंड के साथ साथ ड्रैग होती जाएगी। सो ये जो मीडियम वाले आए, ये वाला मीडियम जो आया ये बेस्ट हो गया, मीडियम टेल्स आर द बेस्ट। सो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। इसमें कौन सा फेवर हुआ, जो एवरेज होगा, जो बीच में होगा उसको ये फेवर करेगा। देन थर्ड होता है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है, दो एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रहे हैं,
ठीक है, दैट इज़ अ थर्ड केस। ये भी नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें दो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन सिलेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली एक्सट्रीम की पीक आ रही है और यहाँ इसकी पीक आ रही है, एवरेज करेक्टर नीचे जा रहा है। तो ये भी एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है विच फेवर्स द एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स। ठीक है, सो इसको जैसे यहाँ पर दो एक्सट्रीम है, जैसे शॉर्ट टेल है, इसका भी सिलेक्शन हो रहा है, लॉन्ग ट्रेन है, इसका भी सिलेक्शन हो रहा है। शॉर्ट टेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्रीडेटर फ्रॉम कैचिंग यू ऑन द ग्राउंड, प्रीडेटर आपको पकड़ नहीं सकता क्योंकि आपकी छोटी सी टेल है। लॉन्ग टेल जो है वो उसका भी आपको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि लॉन्ग टेल आपको बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, जैसे स्क्विरल में उसको बैलेंस कर रहा है ऑन द ट्रीज। सो मीडियम उसमें एवरेज करेक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम एक बारी फिर से 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट देखा, दैट इज़ बैलेंसिंग देखा या स्टेबलाइजिंग देखा। तो बैलेंसिंग में अभी मैंने आपको बताया जो हमारा ये वाला केस था, बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग, जिसमें आपका जो एवरेज करेक्टर है वो आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है दैट इज स्टेबलाइजिंग और इसको हम बैलेंसिंग सिलेक्शन बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या है, ये फर्स्ट एक्सट्रीम हो गया, ये सेकंड एक्सट्रीम हो गया, दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। सिलेक्ट क्या हो रहा है, एवरेज इज सिलेक्टेड एज कंपेयर टू बोथ द एक्सट्रीम्स। सो एवरेज फेवर, नेचर किसको फेवर कर रहा है, नेचर एवरेज को फेवर करता है। इट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स हैं, जो एक्सट्रीम हैं, उनको नेचर फेवर नहीं करेगा, वो एवरेज फिनोटाइप्स जो हैं वो उसको फेवर करेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिकल सेल हमने एनीमिया देखा, एक नॉर्मल हो गए, एक होमोजाइगस हो गए, तो जो हेटेरोजाइगस हैं वो फेवर हो रहे हैं इन द अफ्रीका। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका एक बहुत सिंपल, मैं आपको स्टूडेंट्स ह्यूमंस में एग्जाम्पल बताती हूँ। ह्यूमंस का हाइट, आप नॉर्मली ह्यूमंस को देखो, वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते। नॉर्मल जो ह्यूमंस होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन जो होंगे, उनका हाइट क्या होती है, वो एवरेज हाइट होती है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं वेरी टॉल, वो एक एक्सट्रीम हो गया, वेरी स्मॉल एक एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ज़्यादा क्या होंगे, एवरेज हाइट के लोग हमें मिलते हैं। सो एवरेज हाइट को नेचर फेवर कर रहा है मोर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन, राइट। दिस इज़ डायरेक्शनल स्टूडेंट, ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया। जब हम एक डायरेक्शन में, ये आपका पहले था, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो ये तो अब देखो ख़त्म होगी, न्यू पॉपुलेशन जो है वो न्यू पीक बन गया, एक डायरेक्शन में जा रहा है, फेवर एक डायरेक्शन में हो रहा है। ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, एक एक्सट्रीम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन है। ठीक है, सो पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो इसका एग्जाम्पल तो हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में देखा कि पहले वाला जो बिस्टन था, बिस्टन बैटेलेरिया, वो तो ख़त्म हो गया, वाइट वाला मौत, और फेवर किसको करा नेचर ने, डार्क वाले मौत को। डार्क वाले मौत ने डिफरेंशियली रिप्रोड्यूस करा, अपनी जो उनके नंबर जो थे वो इंक्रीज़ हुए और जीन पूल में उनकी जीन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए। सो ये तो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सो ऑर्गेनिज्म जो न्यू करेक्टर एक्वायर कर रहा है वो सर्वाइव होगा, दूसरे जो हैं वो एलिमिनेट हो गए। सो इसमें जो है इंडिविजुअल जो वन एक्सट्रीम पे इंडिविजुअल थे, यानी कि जो वाइट वाला मौत था फॉर एग्जांपल, वो लेस अडेप्टेड हो गए, तो वो ख़त्म हो गए। और जो इंडिविजुअल दूसरी एक्सट्रीम पे थे, जो ज़्यादा अडेप्टेड थे, वो उनको नेचर ने फेवर किया। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एंड दैट इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, नाउ द थर्ड वन, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों एक्सट्रीम जो है वो सामने आ रहे हैं डिसरप्टिव में। ठीक है, ये एक्चुअली हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जो हमारा जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हमने एवरेज को सिलेक्ट किया था। ठीक है, एवरेज को सिलेक्ट किया, और डिसरप्टिव में क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं, दिस इज फर्स्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज सेकेंड एक्सट्रीम, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम्स सिलेक्ट हो रहे हैं, एवरेज सिलेक्ट नहीं हो रहा। So this is opposite of stabilizing selection. Here two extremes are selected by the nature than the average. ठीक है, सो इसमें स्पेशल तरह का नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें एक्सट्रीम एक्सप्रेशन जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। वैसे ये रेयर होता है और एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द नंबर विद मीन एक्सप्रेशन, मीन्स जो एवरेज जो है वो इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे। सो ये आपका एग्जाम्पल जो है ये डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट इसमें अभी हमने वो कैट का भी, आपको फिर से हम वापस उस पर चलते हैं।
देखो ये आप फिर से देख सकते हो, ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है। ये देखो यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रही हैं, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है। ये शॉर्ट टेल है, ये इसको हेल्प करेगा प्रीडेटर से फ्रॉम कैचिंग ऑन द ग्राउंड, और ये टॉल वाला टेल है, उसको हेल्प करेगा, इट इज़ गुड फॉर बैलेंस ऑन द ट्री। सो जो मीडियम है वो जो है डोंट हेल्प। सो इसमें क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं और मॉडरेट एवरेज जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो डिसरप्टिव सिलेक्शन का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे सी में स्नेल्स होते हैं, 3 टाइप के स्नेल्स होते हैं, उसमें एक वाइट कलर के होते हैं और एक ब्राउन होते हैं, ब्राउन कलर के स्नेल्स भी होते हैं, और एक होते हैं ब्लैक कलर के स्नेल्स। ठीक है, ब्लैक होते हैं, ये स्नेल्स हैं। तो अब वाइट कलर के जो स्नेल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, उनको जो है स्टूडेंट्स वो बारनेकल्स होते हैं, एक तरह के आर्थ्रोपोडास होते हैं, उनके साथ जब ये बैठते हैं वो उनको कवर कर लेते हैं, तो वाइट कलर के स्नेल जो हैं वो दिखते नहीं हैं अपने एनिमी को। और जो ब्लैक कलर होते हैं वो भी इनविजिबल हो जाते हैं, जब रॉक के ऊपर बैठते हैं वो भी इनविजिबल होते हैं। तो ये दोनों, और जो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, उनको प्रीडेटर्स खा जाते हैं, राइट। सो वाइट वाले भी बच गए और ब्लैक वाले भी बच गए। सो इसमें क्या होगा, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया। डिसरप्टिव में क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम्स जो हो गए वो सिलेक्ट हो गए एज कम्पेयर टू द ब्राउन वन, क्योंकि ब्राउन वन को प्रीडेटर्स खा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, then DDT resistance, antibiotic resistance and the case of sickle cell anemia। और उसमें हमने देखा कि किसी तरह से जैसे जो हेट्रोजाइगोट्स हैं, कैरियर्स हैं, वो किस तरह से वो मलेरिया जो है उसको रेजिस्ट करेंगे। देन वी स्टडीड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, that is stabilizing selection, directional selection, and third one is the disruptive selection. So that's all students, thanks for watching.